2024 का लोकसभा चुनाव इस देश में आज़ादी के बाद यह अपने तरह का पहला चुनाव होगा जहां पर इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी जीत के लिए नहीं लड़ रही हो, बल्कि ग्रैंड जीत के लिए लड़ रही हो। और यही नहीं, इस देश का विपक्ष जहां पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा हो और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया के पास कोई सवाल न बचा हो। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के सुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने, यदि आप बीजेपी के रैलियों और सभाओं को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो जितने भी शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो अपने भाषण की शुरुआत और अंत 400 पार के साथ ही कर रहे हैं। और यदि आप नरेंद्र मोदी के खुद के वक्तव्यों और भाषणों को देखें तो वो बीते 10 सालों में या बीते 5 सालों में उन्होंने क्या कहा, क्या किया, इन बातों को दरकिनार करते हुए वो आने वाले 2029, 2034 और 2047 तक की रूपरेखा की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थिति जिस तरीके की पैदा हो गई है, यह मात्र संयोग नहीं है, ना ही यह स्वाभाविक रूप से पैदा हुई है, बल्कि इस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पैदा की है। और कहीं ना कहीं वो उनकी सत्ता की भूख द्वारा जन्मी ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। जिस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं वो इस तरीके की है, कारपोरेट घरानों जिसमें अंबानी अडानी प्रमुख है, उनको सत्ता के अनुरूप साधने की बात हो। इसका परिणाम चाहे ये निकले कि इस देश में बिजनेस करने वाली जो कम्युनिटी है उसमें यह भावना क्यों न पैदा हो जाए कि अगर इस देश में बिजनेस करना है तो आपको सत्ता की चापलूसी करनी पड़ेगी, उसकी सेवागिरी करनी पड़ेगी, और इस देश के लिए यह कितना बड़ा नुकसान हो। चाहे इस भूख को शांत करने के लिए अपने विरोधी दलों, विरोधी पार्टियों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से प्रताड़ित करने की भावना हो, चाहे उनको फंसाने की भावना हो, चाहे उनको डराने धमकाकर जेल की हवा खिलाने की भावना हो, और यह परिस्थिति ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए या फिर इस देश में एक इस तरीके का माहौल पैदा करने के लिए जहां पे सत्ता के अनुरूप ही सारी संस्थाएं काम कर रही हों और जिससे न्याय व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए। अगर मैं न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े घोटाले हैं उनकी जांच कौन करता है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जब ये संस्थाएं ही
निष्पक्ष होकर उनकी जांच नहीं करेगी तो फिर भ्रष्टाचारी कैसे पकड़े जाएंगे। और सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार का काम तो सत्ता में रहते हुए लोग ही ज्यादातर करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में ईडी और सीबीआई के कार्य प्रणाली को देखें तो सत्ता में रहने वाले शीर्ष नेताओं या सत्ताधारी पार्टियों के साथ रहने वाले नेताओं के आसपास भी सीबीआई और ईडी नहीं भटकती। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपनी भूख को शांत करने के लिए उन सभी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की या जोड़ा जिन पर सदैव भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, चाहे वो एनसीपी के नेता हों, चाहे वो जेडीयू के नेता हों या किसी अन्य पार्टी के नेता हों। और जब वो विरोध में रहते हैं तो यही बीजेपी के नेता उनको गालियां देते हैं, उनके भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता या पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाती है उसके सारे आरोप और भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। और इतनी बड़ी या इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता की भूख के लिए इस बात की परवाह किए बिना कर जाते हैं कि क्या इस जनता को ये सब दिख नहीं रहा होगा कि कैसे ये सारी संस्थाएं विरोधी पार्टियों को ही सिर्फ टारगेट कर रही हैं। क्या इस देश की जनता इतनी बेवकूफ है, लेकिन यहाँ पर मान सम्मान और क्या सही है क्या गलत है इसकी परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी अपने सत्ता की भूख को शांत करने के लिए किसी भी तरह शाम दाम दंड भेद अपनाते हुए सारी परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल कर लेना चाहते हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आप देखें तो इन 2 महीनों के दौरान भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान का राजनीतिकरण करना इस देश के इस सम्मान के लिए कितना बड़ा आघात है ये भी आपको समझ में आएगा। मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि बीते दिनों में जिन लोगों को यह सम्मान दिया गया वो इसके काबिल नहीं थे, बल्कि मैं बात यह कह रहा हूं कि जिस तरीके से उनको सम्मान दिया गया या जिस नजरिए से उनको सम्मान दिया गया या जिस नियत को रखते हुए उनको सम्मान दिया गया वह बिल्कुल सही नहीं था। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने की बात हो या फिर चौधरी चरण सिंह को सम्मान देकर जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाने और किसानों को साधने की बात हो, स्वामीनाथन को जो है कि ये सम्मान देकर चाहे दक्षिण को साधने और किसानों को साधने की बात हो, ये जितने भी सम्मान दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको एक राजनीति का चोला पहना कर दिया जा रहा है, जिससे कि इस देश के इतने बड़े सम्मान की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में जो है कि पड़ गई है। और अगर आप नरेंद्र मोदी के सत्ता के भूख को देखें तो वह भगवान को भी नहीं छोड़ता। राम मंदिर के शिलान्यास, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उसके सारे कार्यक्रमों के इर्द गिर्द सिर्फ नरेंद्र मोदी के कल्ट को या नरेंद्र मोदी के ब्रांड को बढ़ाने और उसको चमकाने के लिए प्रयोग किया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं इस देश की धार्मिक आस्था और इस देश के धर्म को सत्ता के अनुरूप करने का प्रयास किया गया। वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सत्ता के भूख को साधने का ही एक प्रयोजन था, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी या उसकी इस तरीके की संस्थाओं को इस पूरे प्रयोजन के आस पास भी भटकने नहीं दिया गया। और इस जनता के, इस देश के 80 करोड़ लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि वह इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने श्री रामचंद्र या रामलला को भारत में लाकर दोबारा पुनर्जीवित किया या दोबारा जो है कि प्राण प्रतिष्ठित किया।
अब सवाल यह है कि सत्ता की भूख का होना गलत बात नहीं है। कोई भी राजनेता हो या कोई भी राजनीति कर रहा हो, हर एक के मन में, हर एक के हृदय में इस बात की जिज्ञासा होती है कि वह मेहनत करके बड़े से बड़े पद को हासिल करे या बड़े से बड़े पद को वो पाए और उस पद के माध्यम से जो भी करना चाहता है या जो भी उसकी वैचारिक सोच रही हो उसको वो प्रमाणित करे या उसको धरती पर उतारने की कोशिश करे। सवाल इस बात का है कि सत्ता के भूख के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया गया है वो संसाधन कौन से हैं? क्या उन संसाधनों के प्रयोग से इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंच रही है या फिर उसका विकास हो रहा है? तो कहीं ना कहीं अब आने वाला समय ही बताएगा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता की ये भूख इस देश के विकास के पथ पर आगे लेकर जाती है या फिर इस देश के भविष्य का निर्धारित करने वाली सरकारी संस्थाओं को ही निगल जाती है। अगर आपको इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और आपने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, पसंद किया और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।